दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग अब बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो पहला वीडियो में देखे थे पार्ट 1 में बायोलॉजी क्या होता है देखे थे। और देखे थे बायोलॉजी कितने प्रकार होता है। बायोलॉजी के 2 प्रकार होता है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के जनक को बोलते हैं अरस्तु को बोलते हैं, और बॉटनी के जनक को बोलते हैं थियोफ्रेटस। जूलॉजी में जीव और जंतु का अध्ययन होता है और बॉटनी में होता है पेड़ पौधों का अध्ययन। अकल देखे थे और महत्वपूर्ण शब्दावली और शाखाएं देखे थे। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका का पहला चैप्टर, जहाँ से सभी टीचर स्टार्ट करते हैं, कोशिका यानी सेल। तो हम लोग आज सेल पढ़ेंगे, कोशिका। तो स्टार्ट करते हैं। सेल, कोशिका का अध्ययन को बोलता है साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल का कहलाता है साइटोलॉजी, यानी कोशिका का अध्ययन का कहलाता है साइटोलॉजी। प्रत्येक कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका यानी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी सभी जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन किंतु मृत कोशिका की खोज किया था उन्होंने। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। इन्हें रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहता है, यानी कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक कहा जाता है। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका का कहता है नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका से जान दिया था। कोशिका से जान किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और कहा कि शरीर है कोशिकाओं से बना होता है। अंतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका प्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है, जो 170 mm का होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी ब्रेन का होता है, या स्नायु कोशिका भी कहते हैं, होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओव्यूम यानी अंडाणु का होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? स्पर्म यानी शुक्राणु का होता है। सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी कहते हैं शुक्राणु का होता है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर पाता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाता है। तंत्रिका कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ठीक नहीं कर पाता है, अतः चोट लगने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए सर पर नहीं मारना चाहिए किसी को भी। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेता है। माने यकृत जो है, जो क्षतिग्रस्त कोशिका है, वह स्वतः ही उसको ठीक कर देता है। कोशिका के अंग अब देखेंगे। जीव द्रव्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज, जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? प्रुकिंजे ने किया था। हम लोग बायोलॉजी का ऑल चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। पहले नोट्स देख लेते हैं। आप लोग को नोट्स लिखना होगा। नोट्स तो लिख सकते हैं, और पढ़ना होगा तो ऐसे पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा ही रहे हैं। कुछ जीव द्रव्य खोज किसने किया था? प्रुकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। जीव द्रव्य तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होता है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। जीव द्रव्य में 80% भाग जल का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। अब देखते हैं
कोशिका द्रव कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव क्या करता है? कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। अब कोशिका भित्ति देखते हैं, यानी सेल वॉल देखते हैं। कोशिका भित्ति देखते हैं। अब यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किससे पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है। पादप यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति प्लेटिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और जीवाणु कोशिका भित्ति प्लेटिडोग्लाइकेन की बनी होता है। अब कोशिका झिल्ली देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। अब यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है। यह अर्धपरागम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, मतलब कोशिका का पावर हाउस किस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमन ने किया था। यहाँ आपसी श्वसन होता है, यहाँ केब्र चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनता है? एटीपी और ग्लूकोज बनता है। एटीपी में ऊर्जा निकलता है और ग्लूकोज बनता है। इसे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसे शक्ति गृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। अब देखते हैं अंतःपर्दवीय जालिका, यानी प्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ईआर भी बोलते हैं इसको। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। अंतःपर्दवीय जालिका दो प्रकार का होता है। स्मूथ ईआर मतलब चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका और रुखरी यानी रफ अंतःपर्दवीय जालिका होता है। और चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का बनाता है, निर्माण करता है। चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। और रफ यानी खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका ये प्रोटीन का निर्माण करता है, याद रखिएगा। हम देखते हैं राइबोसोम। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कैसा है? राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है? राइबोसोम कहता है। यह दो प्रकार होता है। 17S राइबोसोम यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 17S राइबोसोम किसे पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और 17S राइबोसोम दो प्रकार होता है, 17S और 80S। 80S राइबोसोम यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 80S एस यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी देखते हैं। इसकी खोज कैमिलो गल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। सेंट्रोसोम या तरकाय बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लाट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। अब देखते हैं लाइसोसोम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग बताए हैं पहले। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट करता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी एटम बम कहा जाता है। इसकी खोज डीडवे ने किया था।
इसकी खोज डीनोवे ने किया था। अब देखते हैं आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। राइबोसोम को आत्महत्या के थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को राइबोसोम नहीं, लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहा जाता है। इसे एटम बम भी कहा जाता है। लाइसोसोम को खोज डीनोवे ने किया था। आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा तिली पाया जाता है, जिस कारण स्प्लीन की को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। रेड माने मतलब लाल रक्त कणिकाएं का कब्र किसे कहा जाता है? स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। अब देखते हैं केंद्रक। केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्र क्या कहता है? कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक को कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। अब है रसधानी। यह जल को संचित यानी स्टोर करता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु वास्तव में बहुत बड़ा होता है। जल को स्टोर करने का काम करता है रसधानी। रसधानी जंतु और पादप दोनों पाया जाता है। लवक देखते हैं। लवक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड जिसको बोलते हैं। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार होता है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जो रंगों के इधर अलग अलग रंग आपको दिखता है पेड़ पौधे में। पहला देखते हैं हरित लवक। लवक कितने प्रकार? 3 प्रकार का। पहला है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है अवर्णित लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा है वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। देखते हैं हरित लवक के बारे में यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में। यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा भोजन में पाया जाता है। अब देखते हैं अवर्णित लवक है। यह भोजन का संग्रहण करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। देखते हैं वर्णित लवक है। यह रंग का प्रदान करता है। टमाटर, मिर्च, लाइकोपेज। टमाटर मिर्च में कौन सा लवक होता है? लाइकोपेज होता है। गाजर में कैरोटीन लवक होता है। चुकंदर में बीटानोन होता है। फलों का पीला रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल क्रोमोप्लास्ट के कारण, वर्णित लवक के कारण, उष्ण लवक के कारण। कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। कोशिका कितने प्रकार होता है? कोशिका 2 प्रकार होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है, पादप कोशिका एंड जंतु कोशिका। हमको दिख रहा है हम लोग को प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम या 17 पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव होता है, देखा जाता है। अब यूकैरियोटिका ये पूरी तरह विकसित होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80 राइबोसोम होता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इसका वैक्यूलस यानी रसधानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। अब यह क्वेश्चन है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? यानी बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? लोग बता सकते हैं? मतलब बिना कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति किसे होता है? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में क्या होता है? पेड़ पौधों क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और बिना कोशिका भित्ति वाले मतलब क्या बोल रहा है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्योंकि मनुष्य में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या काम है मनुष्य में? प्रकाश संश्लेषण करेगा। अपने से भोजन बना खड़ा है। तो अब देखते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। मानव में यह 23 जोड़ा होता है यानी 46 पाया जाता है। मानव में गुणसूत्र कितना होता है? 46। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर। इसका ऊपरी भाग को स्टेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसकी निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के सभा संरचना पाई जाती है जिसे आयरन कहते हैं। अब देखते हैं
क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर जीन होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है, और जीन पर माता पिता के गुण पाया जाता है। अतः जीन ही आनुवंशिकता के आधार है। आनुवंशिकता का आधार कौन है? जीन है। जीन को न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन किससे बनाता है? न्यूक्लियोटाइड का बनाता है। इस जीन की खोज जोहानसेन ने किए था। और देखते हैं नीचे, देखिए मेल में 46 गुणसूत्र होता है, 44 को तो एक्स होगा और फिर 2 को होगा एक्स वाई, और फीमेल में 44 को तो पहले एक्स होगा और जो 45 से 46 ये भी होगा एक्स होगा। मेल के गुणसूत्र से मतलब लड़का और लड़की हो सकते हैं। कुछ जीवों के गुणसूत्र देखते हैं, यानी क्रोमोसोम देखते हैं। जीवाणु में कितना गुणसूत्र होता है? जीवाणु में 1 ठो केवल होता है। मच्छर में 6 ठो गुणसूत्र होता है। घरेलू मक्खी में 12 ठो, मटर में 14 ठो, प्याज में 16 गुणसूत्र होता है, नींबू में 18-36 गो, छोटा 18 गो और बड़ा 36 गो। मक्का में कितने गुणसूत्र होता है? मक्का में 20 गो, टमाटर में 24 गो, मेढक में 26 गो, बिल्ली में 38 गो, चूहा में 40 गो गुणसूत्र, खरगोश में 44 गो, मानव में 46 गो, यानी 23 जोड़ा होता है। आलू में गुणसूत्र कितना है? 48 गो, चिंपांजी में 48 गो, तंबाकू में 48 गो, घोड़ा में 64 गो होता है, कबूतर में 78 होता है, कुत्ता में 78 गो, कबूतर में 80 गो होता है। टेरिडोफाइट में सबसे ज़्यादा होता है 1600 सर्वाधिक होता है सबसे ज़्यादा। अब पूछेगा कि सर्वाधिक गुणसूत्र वाला क्या है? तो टेरिडोफाइट। अब केंद्रक अंग में देखते हैं, यह 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं। यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है और डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, याद रखिएगा। डीएनए का पहला अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया था। डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोबिंद खुराना ने देखा था। डीएनए को प्रयोगशाला में किसने देखा था? हरगोबिंद खुराना ने देखा था। डीएनए का संरचना डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसकी मॉडल वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए का संरचना किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने, जिस कारण इन्हें 1662 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया वाटसन और क्रिक को। एडेनाइन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्यूनाइन और क्रायोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ए में टी और जी में सी। अनुवांशिक गुण का वाहक, अनुवांशिक गुण का वाहक क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहता है? जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन होता है। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुप्तिया उलझने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से व्यक्ति के जैविक अंश जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून तथा कोशिका स्रोतों के द्वारा उसको डीएनए की पहचान की जाती है। अब देखते हैं डीएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें अब आरएनए देखते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उसमें डबल स्टैंडर्ड था, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड था। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें
नाइट्रोजन बेस में एडेनाइन और ग्यूनाइन और साइटोसिन होते हैं, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में निर्माण में सहायक होता है। यह 3 प्रकार होता है। आरएनए कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने 3 प्रकार होता है। mRNA, tRNA और rRNA। mRNA का मतलब है मैसेंजर आरएनए, यानी एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा इन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार यानी इवेंट से एक mRNA का निर्माण होता है। अब tRNA ट्रांसफर आरएनए इसको बोलते हैं। यह एमिनो एसिड का परिवहन करता है, इसे राइबोसोम तक लाता है। यह राइबोसोम तक लाता है। rRNA राइबोसोम आरएनए इसे बोलता है। यह प्रोटीन निर्माण करता है। 10-20 यानी 10+20 यानी 10+10 यानी 20 एमिनो एसिड यानी एक प्रोटीन। 20 एमिनो एसिड में एक प्रोटीन होता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसला कहलाती है। डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। कोशिका विभाजन देखते हैं अब, यानी सेल डिवीजन। एक कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा कोशिका विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिकाओं को डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होता है। असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन, इसमें कोशिका 2 भागों में टूटता है। यह कोशिका विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इसमें सबसे अधिक आसान विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। इसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अब देखते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। यह विभाजन कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल यानी 99% पे होता है। जनन कोशिका यानी ओवी में स्पर्म 1% को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। इसमें 2 डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 इंटरफेज। पहला सबसे बड़ी अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। दूसरा प्रोफेज, इसमें स्पाइडर फीवर यानी तर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। अब मेटाफेज, इसमें स्पाइडर फीवर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अब एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम का तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज, यह अंतिम अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्पाइडर फाइबर तुर्क यानी धागा गायब हो जाता है। और रेमार्क देखते हैं। कोशिका में होने वाला निरंतर टूट फूट को भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। बी नंबर देखते हैं। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। रिमार्क 1 देखते हैं। कोशिका में होने वाला निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। रिमार्क 2, छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन केवल जनन कोशिका यानी स्पर्म ओवी में होता है।
इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसमें फ्रेसेज प्रोफेज की औसत अवस्था की घटना होती है। इसमें प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। कलर ब्राइटनेस में यक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है, यानी फीमेल। अब सिंड्रोम देखते हैं। सिंड्रोम क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में अमान्य लक्षण पाए जाते हैं। पहला है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में पाया जाता है। अब इसी क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें भांजपन देखा जाता है। दे छूट गया है, दे आप कर लीजिए, देखा जाता है। देखते हैं अब दूसरा नंबर, फिक्ने-फेटलर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। 46 से 47 होता है। उसमें घट जाता है, उसमें बढ़ जाता है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है और इसमें पुरुष नपुंसक हो जाता है। अब डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। इसमें एक बढ़ जाता है। यह मेल या तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है। जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है। यह है मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइट कहते हैं। मंगोलाइट किसे कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 47 को हो जाता है उसमें क्रोमोसोम। अब देखते हैं पाउल सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। इसके ऊपर का होठ कटा होता है और वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब देखते हैं इस पर कुछ प्रश्न देखते हैं। अब इस पर मतलब उसके मतलब महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं हम, उसके बारे में शॉर्ट नोट देखते हैं। अब उत्क्रम अनुलेख की क्रिया डीएनए और से डीएनए का निर्माण हो है। डीएनए की द्विगुण की सही विधि क्या होता है? अधिपरिमिति होता है। डीएनए की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर क्या है? केंद्रक कला की अनुपस्थित है। वाटसन और क्रिक ने बीज डीएनए मॉडल दिया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए के संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। आप लोग पढ़ा दी है ये वाला। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए। राइबोसोम कला विहीन कोशिकांग है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्यीय जालिका और राइबोसोम कोशिकांगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मिसोसोस करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पौधों में उपस्थित है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली देखते हैं। कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने जाने देती है। वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो एटीपी और के रूप में संचित होता रहती है। हम देखते हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय यानी गोल्जी बल्डी।
का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि को पैकेजिंग करना। गॉल्गी को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ट्रैफिक कंट्रोलर। तो लाइसोसोम का अर्थ है कि थैली कहा जाता है। हरित लवक देखते हैं। हरित लवक को शरीर का कोशिका रसोई घर या हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का हरित लवक यानी रसोई घर का भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जीवाणु देखते हैं। जीवाणु तथा हरित शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के प्रोकेज 1 की पैकिटिक अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड एक दूसरे को एक या ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान जीनों में पुनर्संयोजन होता है और संतान में नए गुण उत्पन्न होता है। अब समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान हो जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के आधी होती है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर होता है। अब बहुत बार कोशिका विभाजन हो जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। समसूत्री विभाजन में वृद्धि मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए में थायमिन यानी टी के स्थान पर यूरेसिल यानी यू का नामक पिरिमिडीन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एंजीन जाइन जिम्मेवार है। कुछ जीवाणु जैसे राइसोबियम के अंदर नाइफे जीन होता है। इसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। वरीय लवक पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे बीज, फलाभिति एवं पुष्प में पाया जाता है। हरित लवक में परहरित के साथ जेंथोफिल तथा कैरोटीन नामक वर्णक भी पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। हरित लवक में पूछता है कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। आपको पूछ सकता है इनमें से किसमें हरित लवक पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है हरित लवक में। कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यकता सूचनाएं डीएनए अणु में मौजूद होती है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है। उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसे केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है, जिसमें आनुवंशिकता पदार्थ डीएनए होता है। यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं और ये किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका में नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक पौधे व सूत्र कणिका में तथा खुरदरी अंतःपतली जलिका में भी मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ल्यूरो नियोमिन समजीव नीलहरित शैवाल माइकोप्लाज्मा और जीवाणु से मिलते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और प्रोटीन पेप्किन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गलैक्टेस और मोनांस, कैलियम और कार्बोनेट जैसे खनिजों से बनी होती है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें अधिकतर कोशिकाएं
कुछ ही प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कार्य कोशिकाएं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मनुष्यों में रक्त और पेशी तथा पौधों में फ्लोएम विशेष कार्यों को करने वाले ऊतक के उदाहरण हैं। तना काट तकनीक आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट तकनीक किसमें होता है? गन्ना के। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए और का संश्लेषण एच.सी. खुराना ने किया था, यानी हरगोविंद खुराना, एच.जी. खुराना। रेखित और ऐच्छिक पेशियों पादों पर पाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर से बनता है। मास्टर कोशिकाएं सीरोटिनिन, हिपेटिन और हिस्टामिन का स्राव करता है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। 80% से अधिक सेलों में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। रेखित पेशी में मायोसिन और एक्टिन प्रमुख प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है। रुधिर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिसेट ने किया था। वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो एकलर ने किया था। वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचना और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है, कहा जाता है? तो कोशिका है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकस का है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। पादप कोशिका से जंतु कोशिका से विभिन्न होता है कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति पादप कोशिका पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। किस कोशिका को आत्महत्या के कहा जाता है? लाइसोसोम को। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बन जाता है। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किस ऊतक द्वारा ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। ठोस अंतरंगों जैसे जीहा, किडनी, हृदय, तिल्ली आदि पर इपिथीलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धान घनाकार उपकला के द्वारा होता है। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक से मिलती है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों में संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग रहती है। पेशी तंतु के आवरण को सार्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। ऊतकों का अध्ययन को ऊतकी यानी हिस्टोलॉजी कहलाता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण निमय तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति से होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को तंतु हृदय में पाए जाते हैं। ये तंतु हृदय को आकुंचन की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि हृदय की धड़कन
को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि तंत्रिकाओं को काट दिया जाता है तो हृदय सामान्य दर से घटकर धड़कता रहता है। संवहनी पौधों में पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिकाई विभाजन पाया जाता है? असूची कोशिका विभाजन। क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? वाल्डेयर ने किया था। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? राइबोसोम। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। समसूत्री कोशिका विभाजन किस कोशिकाओं में पाया जाता है? कायिक यानी दैहिक कोशिकाओं में। वृद्धि अवस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? समसूत्री कोशिका विभाजन में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का खोज सर्वप्रथम विजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? जनन कोशिकाओं में। किस कोशिकाओं में सेंट्रोमियर विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में। टर्मिनाइजेशन नामक घटना और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस अवस्था में पाई जाती है? द्विपट अवस्था में। कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास सहायता करता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? केंद्रक। लसिका कोशिका बनती है प्रोटीन व लिपिड के नहीं तिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड के। कार्य क्या है? एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है और यही पदार्थों के अंदर या बाहर आने वाली से रोकती है। प्लाज्मा झिल्ली अमीबा की कोशिका की विशेषता है, यह अपना आकार बदलते रहता है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जैविक पदार्थों को जीव द्रव नाम किसने और कब दिया? पुरकिंजे ने दिया था सन 1839 ईस्वी में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। माता पिता के गुण संतान के में किस रूप में जाते हैं? क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाता है। जीन क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कोशिकीय द्रव क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है जिससे अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव का तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव बनता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लीडन और स्वान ने दिया था। पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है केप्रे चक्र। जैव कोशिकाएं वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को पावर हाउस कहते हैं। लिंग गुणसूत्र रही है छिपकली में लिंग गुणसूत्र रही है। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिका में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यह वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।